कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और चलिए किसान भाइयों, अब आपको सुनवाते हैं उन्नत कृषक श्री आलोक वर्मा से की गई बातचीत कि खरीफ की बोनी और मौसम में किन किन बातों का ध्यान रखें। किसान भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है उन्नत कृषक श्री आलोक वर्मा। चलिए इनसे जानते हैं कि खरीफ की फसल की बुआई और मौसम की अनुकूलता। वर्मा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हमारा किसान भाई बहुत परेशान हो रहा था कि बारिश नहीं हो रही है, बोनी कब करेंगे, लेकिन 2 दिन से इंद्र देवता ने अपनी खुशी जाहिर कर दी है और हमारा किसान भाई खुश हो गया है। तो ये जितनी बारिश अभी हुई है 2 दिन में, तो ये इसकी जो नमी है ये पर्याप्त है खरीफ की बुआई के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा बहन जी ने बताया, अभी हमारे यहाँ यानी जिले में लगभग सभी जगहों पे बारिश हो गई। तो किसान भाई, लगभग जहाँ तक मेरी जानकारी में है तो जिले में 3 इंच से ऊपर बारिश लगभग सभी जगहों पे हो गई। और कृषि एक्सपर्ट जो यानी विशेषज्ञ हैं, उनका कहना ये होता है कि कम से कम 3 इंच बारिश हो, उसके बाद ही आप बोनी करें। तो जमीन में पर्याप्त नमी हो जाती है और ऐसी स्थिति में अगर पानी की बीच में लंबा गैप भी अगर आ जाएगा तो फसल सुरक्षित रहेगी। और वर्मा जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि बुआई के समय मौसम के किन किन बातों पे हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो सबसे पहले तो हमें ये जानकारी रहना चाहिए कि जमीन नमी कितनी है। अभी हालांकि इस साल हम लेट हो गए हैं, मगर उतने लेट भी नहीं हुए। जिले में 20 से 25 जून के बीच बोनी होती थी, तो एक 5-10 दिन का अंतर, एक हफ्ते का मान के चले। इतना नहीं है। और नमी एक ये रहता है कि आजकल जो उसके लिए आर्द्रता मापी आ गए हैं मीटर। अब ये बहुत साइंटिफिक बात हो जाती है, मगर मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो इसका उपयोग करें। और इसके अलावा हमारे पारंपरिक स्रोत जो है, अब हम पिज्जा कबाब तो या वो उस पर नहीं जाएंगे। हमारे जो कल्चर है, तो हम भजिया पापड़ तो गांव में चलता ही है। तो किसान भाइयों, एक चीज ध्यान रखिए आप कि पापड़ जो है, मैं उसको आर्द्रता मापी के रूप में उपयोग करता हूँ कि अगर आप पापड़ खा रहे हैं और खाते खाते खाना खत्म होते तक वो अगर नरम पड़ गया तो मतलब आर्द्रता भरपूर है और आप इससे अपनी बोने की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी बातें भी जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में होती है, हम इनका भी ध्यान रखें। और उससे ये भी होता है, बीच में जैसे जब पानी की लंबी खेच हो जाती, गैप हो जाता, तब भी हम घबराने लगते हैं कि पानी नहीं आ रहा। जब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं कि अगर हमारे वातावरण में इतनी नमी है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि फसलों को कुछ हो जाएगा। और बोने के पहले फिर एक मैं वो किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप दिशा का अवश्य ख्याल रखें। यानी जो बरसाती फसल है, जो रुख है उसका ध्यान रखें। उसके अनुसार हमको बोनी करना है। जो हम खरीफ में जो बोनी करेंगे ये पूर्व पश्चिम होना। अच्छा। यानी हमारी लाइनें जो होना वो पूर्व से पश्चिम। क्या कारण है इसका? इसका कारण इस समय जो प्रकाश जो रहता है, हवा का तो हो जाता है, मगर प्रकाश जो बारिश में कम होता है, तो हर पौधे को प्रकाश अच्छे से मिले। अगर हम उत्तर दक्षिण बोएंगे जैसा रबी में बो देते हैं, तो उसमें क्या होगा, वो लाइन टू लाइन यानी एक पौधे को अगर मिल रहा तो वो सेकंड का लाइट रोक लेगा। बहुत कम इन दिनों में सूर्य देवता के दर्शन होते हैं। तो इस हिसाब से वर्मा जी, मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे
हमारे पहले बड़े बुजुर्ग के पास तो इतने आधुनिक यंत्र नहीं थे और वो अपनी परंपरा और अपनी जो अनुभव है उसके आधार पे ही खेती करते थे। तो बहुत सारी कहावतें उन्होंने बना के रखी थी। तो वो कहावतें या उसको यदि हम माने तो क्या आज भी वो प्रासंगिक है? बहुत प्रासंगिक है। यानी जो हमारे पुराने जो विशेषज्ञ हुए हैं, घाघ और भाडरी, ये दो, और इनकी इतनी कहावतें हैं, अगर हमें कहीं मिले तो हम यानी एक पुस्तक उससे भर जाएगी। ये उनने जो हमारे जो जीव जंतु जो हैं, ये भी जैसे हम एक मोटा मोटी एक देखें कि जब बहुत तूफानी बारिश होना या तूफान आना होता है, तो जो शहरी जानवर देखिए आप भागते नजर आते हैं, वो सेफ जगह ढूंढते हैं, उनको पहले इस चीज का अंदेशा हो जाता है। एक गिरगिट के मामले में इनने जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो बोल गए, उल्टे गिरगिट ऊंचे चढ़े, बरखा हुई भूई जल बुढ़े। यानी इतनी अगर गिरगिट उल्टा दुम यानी टहल ऊपर करके और पेड़ पे चढ़ता दिखे तो इतनी बारिश होगी कि जमीन डूब जाएगी। अच्छा, वैसे ही एक यानी वो कहावतें हैं, दिन को बदरा रात को तारे, चलो कंत जहाँ जीव बिचारे, मतलब जहाँ है नाथ वहां चलो जहाँ बच्चे जीवित रह सके। यानी दिन में बदरा और रात में तारे। तो हम लोग ये छोड़ चुके हैं, हम यानी देखते नहीं है। सावन मास बहे पुरवैया, बछुआ बेच लेऊं धेनु गैया। मतलब आप बैल बेच के गाय खरीद लें अगर सावन में पूरब से हवा चल रही। तो अभी तो हमको दिशा का भी ध्यान नहीं रखते हम कि हवा किधर चल रही है। मतलब ये सब बातों को मानना बहुत जरूरी है यदि हम अच्छा उत्पादन चाहते हैं। ये हम कहीं भी अगर खड़े हो जाएं, हमको दिशा देखना तो हम बोल रहे हैं आपको पत्तियां उड़ा के हवा का वो डायरेक्शन नहीं देखना। कहीं भी देख लीजिए, मंदिर मस्जिदों में, गिरजाघरों में जो झंडे होते हैं वो बता देते हैं कि हवा किधर की बह रही है। मगर हम ये सारी चीजें अब इस समय में भूल चुके हैं। लेकिन हमको फिर से लौटना होगा और इन बातों का ध्यान रखना। एक बूंद चैत की गिरे, सहस्त्र बूंद सावन की हरे। मेरे चैत में पानी नहीं गिरना चाहिए। नहीं, एक बूंद गिरे मतलब 100 गुना पानी उसका वो सावन में कम कर देगा वो। तो इन चीजों को अगर अभी भी वर्मा जी बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं वो मतलब भ्रमित हैं। उनको जैसे जानकारी कि भाई इस बार बारिश नहीं होगी या कम होगी, तो वो फिर ऐसी फसल का चयन कर रहे हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि यदि बारिश नहीं होती है तो ऐसी कौन सी फसलों का हम चयन कर सकते हैं जो कम पानी में भी अच्छी पक के तैयार हो जाए। हमारी पारंपरिक जो यहाँ बैतूल की फसल है, मक्का की खेती करें। वैसे जो आसार जो अभी हैं इस साल के, जैसे मैं इनको घाघरी और भाड़ और इनके जो वो देखता हूँ, उस हिसाब से धान के भी वो हैं कि धान अच्छा उत्पादन होगा। पानी कम भी अगर गिरता है तो धान अच्छा होगा। लेकिन कहते हैं धान में तो पानी की जरूरत, पानी की जरूरत, नमी की जरूरत होती है। ये हमारी गलत फहमी है। थला बना सकते हैं हम उसका। वो बना सकते हैं और उसमें नमी पर्याप्त रहती है। यानी आपको ऐसा नहीं कि पानी भर के रखना है। उसको बोते टाइम जरूर कीचड़ मचाना, एक पानी भर के जो रहता है वो प्रक्रिया है। तो वो करें। आपका अनुभव क्या है इस समय? आपकी बोनी कितनी हो गई है खरीफ की? बहन जी, मेरे साथ तो ये स्थिति, मैंने एक अच्छा आपने प्रश्न किया इस समय में। तो अभी इस समय में जो खेती का पैटर्न है वो ये आ गया कि रिले क्रॉपिंग, एक शब्द आपने सुना होगा। रिले क्रॉपिंग मतलब एक क्रॉप निकली नहीं कि आपने सेकंड डाल दी, उसके पहले दूसरी डाल दी। ये जो चलन चल रहा है, अब हमको, मैं किसान भाइयों एक चीज बोलना चाहूंगा आपको कि हम जमीन को इस तरीके से प्लान करें कि उसमें से हम थोड़ी सी, जो पुराने समय में बोला जाता था, बाईसार रखें, यानी खाली छोड़ दें बारिश में, उसको जुताई बखराई करते रहें। अभी आने वाली फसल के लिए अभी एक चलन में आ गया है कि आप सन और ढेंचा बो के अपनी जमीन की यानी उपजाऊ क्षमता बढ़ाएं। इस समय क्या हुआ, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन यानी खेती की लागत बहुत बढ़ गई है। तो हम अपना खाद खुद तैयार करें, तो उसके लिए हम सन और ढेंचा भी लगाएं। यानी फसल जो पशुओं के आहार के लिए भी हम लगा सकते हैं। पशुओं के आहार के लिए लगाएंगे तो हमको उसको, वो तो जमीन एंगेज हो जाएगी, हमको उसकी कटाई और वो करते रहना है। मगर अगर हम सन और ढेंचा या ऐसी खाली छोड़ने में क्या होता है, सन और ढेंचा लगाने में भी जिन जमीनों में कचरा हो रहा है तो वो कचरा उतना कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि कचरा, जितने कचरे हैं उनको कुदरत ने एक वो दे रखा है, वो 40-45 दिन में अपना बीज परिपक्व करके झड़ा देते हैं। और इन चीजों को हम जब वो करते हैं जमीन में मिक्स, सन या ढेंचा को, तो वो होता ही है कि हम लगभग
अगस्त लास्ट में इनको करते हैं। हाँ। जब तक क्या होता है, अगर आपके खेतों में जो कचरा है हाँ। तो वो फिर से उग जाता उसमें झड़ जाएगा और अगले साल वो दिक्कत देगा। और अगर खरपतवार बनकर समस्या करेगा। अगर आपने जमीनों को खाली छोड़ा तो अभी शुरुआत में 1 महीने आपको इतने मौके मिलते हैं कि आप उसकी जुताई बफराई कर दें। हाँ। तो जो कचरा इस समय में अंकुरित हो गया है वो उसमें खत्म हो जाएगा। और आपकी जमीनों में आने वाले सालों में आपको जितना इधर आप बरसात में उत्पादन ले रहे हैं, इतना आपको रबी में फायदा मिल जाएगा। वो खाली जमीन छोड़ी है आपने, 22 छोड़ी है, तो उसका उत्पादन ज्यादा मिलेगा। फिर एक चीज ये होती है, हमारी जमीन तो खाली है, हम उसको जल्दी से रबी में बोनी कर सकते हैं। चने की बोनी हम शुरुआती इसमें कर सकते हैं, उसको उधर हम जल्दी से कटाई कर लेंगे तो एक मूंग बो सकते हैं। तो ये संभव तभी होगा वर्मा जी, जब जोत हमारे पास अच्छी होगी। यदि किसी के मान लीजिए 1 एकड़ या 2 एकड़ ही खेती है तो उसमें भी संभव है ये? नहीं, थोड़ी सी तो छोड़ना चाहिए उसमें। क्योंकि खेती में आप अगर छोड़ेंगे तो वो लॉस नहीं है। उतना आपको रबी में मिल जा रहा है। और मैं ये चीजें उनके लिए बोल रहा हूँ जिनके पास पानी के साधन है। तो उनके पास पानी का साधन अगर 2 एकड़ का, 2 एकड़ में से अगर आधा एकड़ का भी है तो वो 1.5 एकड़ में खेती कर लें बरसात की, आधा एकड़ छोड़ दें, उसमें रबी अच्छे से लें और मूंग अच्छे से लें। मूंग एक इतनी प्रॉफिटेबल क्रॉप है कि 65 दिन में आ जाती है। बीच में हम सुन रहे थे कि मूंग की खेती से भी हमारे किसान भाई निराश होते जा रहे हैं। नहीं, वो ये कि जो थोड़ी सी अफवाह टाइप की है कि उन्होंने कहा उसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इनका उपयोग होता है। नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। और देखिए, एक आध जो इंसेक्ट अटैक तो वो सभी में होता है। हम दलहने जितनी भी बोते हैं तो उनमें एक अटैक होता है, तो उसको हम या तो स्प्रे करके रोकें। और किसान भाइयों, एक सबसे अच्छी बात मैं इस समय में, यानी जैसे जो रबी में चने की खेती करता हूँ मैं बिना स्प्रे के करता हूँ। तो मैंने बर्ड्स इतनी अधिक तादाद में मेरे खेतों में करके रखे हैं जिसमें टिटेरी सबसे ज्यादा है। मेरे यानी खेतों में अगर कहीं ठंड में देखा जाए तो 70-70, 80-80 टिटेरियां जो हैं वो एक जगह पे एकत्र दिखती। तो हम ये जो हमारे पारंपरिक जो सपोर्टर हैं हम इनका जरूर उपयोग करें। मतलब भले हम आधुनिकता की ओर बढ़ जाए, लेकिन जो हमारे परंपरागत तरीके हैं, तौर तरीके हैं, यदि उनको अपनाते हैं तो खेती में जरूर लाभ होगा। बिल्कुल लाभ होगा। और आप बिल्कुल जो यानी प्रकृति का जो नियम है, अब हमने इसके पहले भी मैंने जिक्र किया, जो अगर सांप अगर कहीं दिख जाए तो इतनी चिल्ला चोट करी जाती है और उसको या तो पकड़वा दिया जाता है या मार दिया जाता है। जबकि ऐसा नहीं करना नहीं। और उसमें हमको एक नुकसान ये हो रहा है कि हमारे खेतों में जो चूहे बढ़े हैं, जो किसान भाई पुराने अनुभवी हैं वो बताएंगे, उनके शुरुआती दिनों में चूहों का इतना अटैक नहीं था। अब खेतों में ये हो गया कि आजकल सांप तो भले भूले बिसरे दिखते हैं, पहले मेरे शुरुआती दिनों में मैंने देखा इतने दिखते थे, बड़े बड़े वो होते थे। हाँ, तो वो आपके उनको कंट्रोल करना है चूहों को। वर्मा जी, एक बार फिर से हम अपना रुख करते हैं खरीफ की बोनी के ऊपर। तो जैसे बारिश हो गई है तो किन किन बातों का और हमारे किसान भाई को ध्यान रखना होगा? किसान भाइयों, बोनी की बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। इन दिनों में क्या है, बोनी करना यानी बहुत चतराई होती है। और बोने के पूर्व हम बीज को ट्रीटमेंट कर लें। उसको फंगीसाइड से कर लें, ट्राइकोडर्मा से कर लें, जिससे भी उसकी वो है वो करके रख सकते हैं उसको। अभी यानी नमी काफी है और अगर बीज रखा भी रहे आपका ट्रीट होके तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और किसान भाई, अगर बोने में आपको समय अभी है तो जो आपके पास बीज है उसको अंकुरन टेस्ट करने के लिए हम जहाँ से हमेशा गुजरते हैं खेत में या घर में भी, तो हम वहाँ पे उसके कुछ बीजे डाल दें ताकि आते जाते हमें नजर पड़े कि नजर पड़े। अच्छा, उसका एक फायदा ये होगा कि आपकी जो खेत में क्रॉप है, अब हमने 5 दिन पहले अगर यहाँ कोई बीजे डाल दिए तो हमको खेत में क्या हो रहा है ये 5 दिन पहले यहाँ पता लग जाएगा कि अब फूल आ गए। अगर हमने जो हमारा ट्रायल डाला हुआ है, टेस्टिंग डाली हुई है, उसमें अगर फूल आ गए तो मतलब समझ लीजिए 5 दिन बाद खेत में भी फूल आ जाएंगे। वही स्थिति परिपक्वता में है कि कब परफेक्ट आपकी फसल परिपक्व हो रही है वो आपको 5 दिन पहले यहाँ जानकारी हो जाएगी। क्योंकि फसल अगर जितने दिन की है, आपकी 100 दिन की है, तो एकदम 100 दिन में वो मीटर के हिसाब से नहीं पक जाएगी। वो 95 दिन में भी पक सकती है और 105 दिन में भी पक सकती है। तो उसे देखने के लिए हमारे पास ये एक टेस्टिंग हो जाएगी। फिर इसके अलावा जो झड़ने वाली फसल है, अब वो झड़ तो नहीं रही, क्या हम रोज देख रहे हैं, यहाँ हमको पता लग जाएगा 5 दिन पहले की ये झड़ गई, मतलब 5 दिन बाद रेड अलर्ट हो गया हमारे लिए, हम खेतों की फसल काट लें।
जैसे मान लीजिए पानी का आपने कहा कि लंबा गैप हो जाता है, तो हमने बोनी कर दी है, तो फिर नुकसान तो नहीं होगा, या फिर उसके लिए भी हमको कुछ उपाय करना नहीं, अभी तो अब नहीं होगा। अब चाहे 3 इंच पानी गिर चुका है। हाँ। और बोनी हम रिच फरो या रेस बेड अगर करते हैं, हाँ। तो जो मेड़ एवं नाली पद्धति जो बोलते हैं, तो क्या फायदा है मेड़ और नाली पद्धति में यदि हम करते हैं तो उसमें क्या फायदा है बनिबस्त जो दूसरी हम विधि अपनाते हैं उसके? बहन जी, एक तो क्या होता है, जो हम रेस बेड या रिच फरो करते हैं तो जमीन को उभारा जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसका जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन परसेंटेज जो है, जो जमीन को मिलने का, वो बढ़ जाता है, क्योंकि जमीन टेढ़ी तिरछी मतलब ऐसी हो जाने से उसमें हवा में कांटेक्ट ज्यादा होने लगता है। फिर इस पद्धति से सही है। फिर एक ये होता है कि उसमें नाली जो साइड में बनी रहती है उसमें पानी देर से सूखता, गहराई में रहता। और जड़ें क्या होता, पेड़ जब उसको तड़न पड़ती है बीच में, तो उसकी जड़ें जो है वो पानी ढूंढ लेती, तो साइड में नाली तरफ उसका डेवलपमेंट हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी होती है उसमें। उसमें जो आपका वर्षा जल है वो संचित होते रहेगा और वो जमीन में जाएगा। अभी इस समय सभी किसान पानी की कमी से जूझ रहे हैं, मगर हम लोग इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे कि हमारे खेतों का जो पानी है वो हम बहने ही ना दें। खेत का पानी खेत में, खेत का पानी खेत में अगर जमीन में जाएगा तो मैं दावा करता हूँ आपको पानी कभी कम नहीं पड़ेगा। इंद्र देवता इतनी बारिश करते हैं, अब पानी को हम जैसे रोकने का रेस बेड रिच फरो, मैं भी जो खेती करता हूँ तो मैं देखता हूँ अगर 30 इंच के ऊपर बारिश हो गई तो वो पानी फिर खेतों में रुकना बंद हो जाता, बहता ही है। अच्छा, बहने का एक सबसे बड़ा नुकसान वो हमारी उपजाऊ जो जमीन है, जो जमीन का ऊपरी हिस्सा है, वो घोल के और बहा देता। उसने खेत में रहना चाहिए, उसको खेत में रहना चाहिए। वही इन सब बातों का हम ध्यान रखें। और वर्मा जी, हमारी बातचीत बिल्कुल अंतिम दौर पे है, तो इस समय वर्तमान जो परिस्थिति है, सलाह के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों, इस समय में खेती हमने जो देखा है, अभी एक खाद का भी हमारा बहुत ज्यादा संकट चल रहा है। संकट नहीं, यानी जो सिस्टम बना हुआ है और किसान थोड़ा सा चतुर ना होने से उसको जो ई टोकन है और ऑनलाइन जो प्रक्रिया हो गई है उसको नहीं कर पा रहा। तो किसान भाई, हम लोग अपने खुद के कुछ जो पारंपरिक सोर्सेस हैं खादों के, उनको करें। जानवर पालना हमने कम कर दिया, हमको फिर से उनकी ओर जाना पड़ेगा। हमको यानी जो पोल्ट्री मैन्योर और ये जो एनिमल्स जो है, काऊ का जो ये गोबर और ये, इनकी ओर जाना पड़ेगा। तो खेती को हम बहुत सतर्कता से करें और इन चीजों का भी ध्यान रखें, तो जरूर हमको फायदा होगा। धन्यवाद वर्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए और आपने अनुभव और बहुत अच्छी सलाह हमारे किसानों को दी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भैया, अभी आप सुन रहे थे उन्नत कृषक श्री आलोक वर्मा से की गई बात, खरीफ की बोनी और मौसम का ध्यान रखें। और चलिए अब बात करते हैं राम तिल, एक उपयोगी फसल। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसकी उपज भी ले रहे हों, क्योंकि राम तिल एक अच्छी तिलहनी फसल है और इसकी बुआई का अभी सबसे अच्छा समय है। हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि जुलाई से अगस्त में खरीफ और सितंबर से अक्टूबर में रबी के लिए इसे बोने का बहुत अच्छा समय रहता है। मिट्टी की बात करें किसान भैया, तो हल्की रेतीली से लेकर दोमट मिट्टी के अलावा कम उपजाऊ मिट्टी में भी ये राम तिल आसानी से उत्पन्न होती है। हम उन्नत किस्में और तरीकों को अपनाते हैं तो 1 हेक्टेयर में 6 से 7 क्विंटल उपज हमको प्राप्त हो जाती है। ये तिल की ही प्रजाति है और इसका उपयोग तेल बनाने के लिए किया जाता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में इसे जगनी के नाम से भी जानते हैं। राम तिल के बीजों में लगभग 38 से 43% तेल और लगभग 20 से 30% प्रोटीन की मात्रा रहती है। जैसा हमने आपसे पहले भी कहा किसान भाइयों कि इसकी खेती वहां भी हम कर सकते हैं जहां मिट्टी उपजाऊ नहीं है, जहां परिस्थिति विषम है। 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान इसके लिए सबसे अच्छा होता है। जमीन तैयार करते समय गोबर की सड़ी हुई खाद और नीम खली का उपयोग जरूर करें। और जो उटक मंड, जेएनसी, ऐसी कई किस्में हैं, तो आपके क्षेत्र के जो भी अनुकूल है उसका आप चयन कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि बिरसा नाइजर 2 ये किस्म सबसे कम समय में पकने वाली फसल है और लगभग 90 दिनों में पक जाती है। 1 हेक्टेयर में 8 से 9 क्विंटल आपको उपज मिल जाती है। राम तिल के बीजोपचार, बुआई के तरीके, इस विषय पर हमारे विशेषज्ञों का सुझाव है कि राम तिल की बुनी कतारों से, त्रिफन, डफन या फिर शिड्रिल से करना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर,
पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और गहराई 3 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बोनी के समय समान वितरण हो, इसके लिए बालू, कंडों की राख, गोबर की जो जनी हुई खाद है, इसको अच्छे से मिला करके फिर आपको बोनी करना चाहिए। और समय समय पर खरपतवार का नियंत्रण, कीट नियंत्रण, इस पे भी ध्यान देना जरूरी है, तो आपको एक बहुत अच्छी जो फसल है वो मिल सकती है। और चलिए अब सुनते हैं अनुसुईया बोरलिया और सखियों की आवाज में ये लोकगीत। किसान भैया, इस लोकगीत के साथ ही संपन्न होता है हमारा आज का कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मी। दीजिए अनुमति अपनी बहन सीमा मिश्रा को। जय राम जी की जय जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।